तो किया जाए स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th का, जो कि इंडियन इकोनॉमिक बुक का चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हम बात करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो कैसी थी ब्रिटिश रूल के टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट जो पॉइंट है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो बर्थ रेट थी और डेथ रेट थी वो क्या क्या रेशियो में थी, किस रेशियो में थी ब्रिटिश रूल के टाइम में। तो बर्थ रेट की अगर हम बात करें तो जो बर्थ रेट थी वो 40/1000 थी, जबकि जो डेथ रेट थी हमारी वो 48/1000। और ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही कम थी, यानी कि 1951 की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा ही कम थी। तो जब भी डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा ही कम होती है तो ये सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा ही पॉवर्टी होती है, मैसिव पॉवर्टी होती है इकोनॉमी में, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है। सेकंड अगर हम पॉइंट पे आते हैं तो सेकंड जो पॉइंट है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जैसा कि अगर हम वर्ड से मतलब आपको बताएं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होती है जिसमें 1 साल से कम के बच्चे होते हैं उनकी क्या होना, डेथ हो जाना, वो क्या कहलाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर हम 1951 की बात करें, ब्रिटिश रूल की टाइम की बात करें, तो उस टाइम में ये थी 218/1000, यानी कि अगर 218 जो थी वो डेथ हो जाती थी 1000 लोग बर्थ होने पर। अब अगर हम आज की बात करें, यानी कि जो न्यू डेटा है 2016 एंड 17 की बात करें, तो उस टाइम में कितनी हो गई, 34/1000, यानी कि अगर 34 लोगों की बर्थ होती थी तो उसमें से 34 लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है। ये न्यू डेटा के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है मतलब कौन सा इंसान कितने वर्ष जी रहा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, अगर हम ब्रिटिश रूल के टाइम की बात करें, यानी कि 1951 की अगर हम बात करें, तो ये जो थी वो 32 ईयर्स थी, यानी कि जो भी व्यक्ति जिंदा रहता था वो सिर्फ 32 ईयर्स तक। जबकि अगर हम न्यू डेटा की बात करें 2016 एंड 17 में, तो उस टाइम में ये जाके कितनी होगी, 68 ईयर। और उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा ही कम थी। और ये शो करती है कि पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी कि हमारे यहाँ पे इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से क्या होता था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बहुत ज़्यादा ही कम थी। लास्ट जो पॉइंट है इस पे आते हैं तो वो है लिटरेसी रेट। अब हम लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट यानी कि कितने लोग पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इकोनॉमी में ऐसे कितने लोग थे जो कि पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। तो जो टोटल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो 16% जो पीपल्स थे वो रीड एंड राइट कर सकते थे। लेकिन जो मेल की जो थी वो मेल्स थे उसमें वो 9% थे, जबकि जो फीमेल्स हुआ करती थी वो कितनी, 7% ओनली। अब इसमें जो सिचुएशन थी वो जेंडर वाइज की सिचुएशन, यानी कि जो फीमेल्स थी वो कम थी। अगर मेल की बात करें तो मेल से जो कम हुआ करती थी वो फीमेल थी, यानी कि अगर मेल का डेटा देखिए तो 9% है, जबकि जो फीमेल्स हैं वो ओनली 7%। तो जो टोटल इकोनॉमी की लिटरेसी रेट थी वो 16% थी। एक बार फिर से देख लेते हैं, डेथ रेट एंड बर्थ रेट जो थी वो 40 एंड 48/1000 थी। सेकंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1951 की अगर हम बात करें तो उस टाइम में ये कितनी थी, 218/1000, जबकि न्यू डेटा 2016 एंड 17 में कितनी हो गई थी, 34/1000। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें 1951 में जो थी वो 34 ईयर्स थी, जब सॉरी 32 ईयर्स, जबकि 2016 एंड 17 के न्यू डेटा की अगर हम बात करें तो ये कितनी होगी, 68 ईयर्स। जो लास्ट पॉइंट है वो है लिटरेसी रेट। जो टोटल लिटरेसी रेट यानी कितने लोग पढ़ सकते थे और लिख सकते थे वो टोटल कितने थे, 16%, जबकि मेल्स की जो थी वो कितनी थी, 9% थी। और जो फीमेल्स हुआ करती थी वो ओनली 7% हुआ करती। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक पे। तो जो सेकंड टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा था, जो पॉपुलेशन थी वो किन किन चीज़ों में डिवाइड थी इंडिपेंडेंस के टाइम में। तो सबसे पहले हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन थी, सेकेंडरी सेक्टर में कितनी थी, और जो टर्सरी सेक्टर था उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर, कितनी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो 73% पॉपुलेशन थी, ओवरऑल जो 73% पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। अब हम 2-3 और कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे कि इंग्लैंड और अमेरिका। इन दोनों की जो 2% जो पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर में इंगेज हुआ करती थी। थर्ड अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की जो 12% जो पॉपुलेशन हुआ थी
और अप्रॉक्सीमेटली 12% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी। और जर्मनी की अगर हम बात करें तो ओनली 4% जो पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी प्राइमरी सेक्टर में। तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया की प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर से सफ़र करती थी। सेकेंड अगर हम पॉइंट की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें सारी जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनके बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं इसको। तो जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसका ओनली 9% यानी कि सिर्फ 9% जो पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी किसमें, इंडस्ट्री सेक्टर में। और कंट्रीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि यूएसए की अगर हम बात करें तो उसमें 32% पॉपुलेशन थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंगेज थी। और इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो 42% पॉपुलेशन थी वो किस में इंगेज थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। थर्ड अगर हम जापान की बात करें तो जापान की जो 39% जो पॉपुलेशन थी, अप्रॉक्सीमेटली 39 जो परसेंट पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिया था वो बहुत ही ज़्यादा ही पीछे था, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत आगे हुआ करती थी। और प्राइमरी सेक्टर में इंडिया सबसे आगे था, बल्कि दूसरी कंट्री सबसे कम हुआ करती थी। अब अगर हम थर्ड सेक्टर की बात करें, थर्ड सेक्टर है कमर्शियल सेक्टर भी जिसको हम कहते हैं टर्सरी सेक्टर, जो ओनली 18% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, जो ऑल ओवर 18% पॉपुलेशन थी, बचा हुआ 18% वो किस में इंगेज थी, टर्सरी सेक्टर यानी कि कॉमर्शियल सेक्टर में इंगेज थी। और जो कि इंडिया है जो टर्सरी सेक्टर में सेकंड नंबर पे आता था, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सबसे पीछे हुआ करता था। जो सबसे आगे जो पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर में हुआ करती थी, सेकंड टर्सरी सेक्टर में एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसीलिए जो इंडिया की ग्रोथ थी वो पहले नहीं हो पाई, बल्कि दूसरी कंट्रीज जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा इंगेज हुआ करती थी उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो गई और वो आसानी से सक्सेस मिल गई उन्हें। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के थर्ड टॉपिक पे। तो जो थर्ड टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। अब जो रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ वो किस लिए हुआ था, रेलवेज का डेवलपमेंट इसलिए हुआ था क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से, रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन ले जाया जाता था, उसे भी ट्रेन के द्वारा ही ले जाया जाता था, इसीलिए रेलवेज का हुआ था। और जो भी फिनिश गुड्स हुआ करते थे वो भी ब्रिटेन से इंडिया लाए जाते थे, वो भी किसके द्वारा, रेलवेज के द्वारा यानी कि ट्रेन के द्वारा। तो ये जो इसका एम था वो था जो मार्केट का साइज है उसको बढ़ाना यानी वर्ल्ड वाइड करना। थर्ड सेकंड पॉइंट पे आते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। अब जो पोर्ट्स का डेवलपमेंट भी इसीलिए किया गया था, जो ये क्या करते थे, जो पोर्ट्स हुआ करते थे वो हैंडल करते थे जो भी एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन जाता था, और जो भी फिनिश गुड्स इंपोर्ट किए जाते थे ब्रिटेन से इंडिया के लिए, तो ये क्या करता था, हैंडल करता था। थर्ड पॉइंट पे आते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। अब ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का डेवलपमेंट भी इसीलिए किया गया क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी थी उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि अब कोई भी चीज़ थी वो हम आसानी से और जल्दी पहुंचा सके, इसलिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। अब जो रोड्स का डेवलपमेंट हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल होता था उसे फैक्ट्री से या फिर वेयर हाउसेस से पोर्ट्स तक पहुंचाया जाता था, वो भी किसके द्वारा, रोड्स के द्वारा, इसीलिए जो रोड्स का डेवलपमेंट हुआ। एक बार फिर हम चारों पॉइंट को देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज किस लिए हुआ था, इसका एम था जो मार्केट का साइज है उसको बड़ा करना। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स का डेवलपमेंट क्यों हुआ था, इसको हैंडल करता था जो भी एक्सपोर्ट हुआ करता था रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन, और जो भी फिनिश गुड्स आया करते थे ब्रिटेन से इंडिया। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का इसलिए हुआ था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है उस पर आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। अब जो रोड्स का डेवलपमेंट हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो भी पोर्ट्स तक पहुंचाना पड़ता था वेयर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज से, उन्हें रोड्स के द्वारा आसानी से पहुंचाया जाता था। अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, यानी कि ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि ऐसा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि ब्रिटिश रूल का हमारे इंडिया के ऊपर पड़ा हो। ऐसा तो शायद ही कोई काम हो जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया हो, नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अच्छे काम जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए किए थे, ब्रिटिश रूल ने हमारे इंडिया के लिए किए थे, आने वाले इंडिया के लिए किए थे। तो चलिए ऐसी कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम जैसे कि आपको पॉइंट्स बता दें, पहला कॉमर्शियल आउटलुक थी फार्मर्स, नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, फोर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड फिफ्थ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला जो पॉइंट है वो है कमर्शियल आउटलुक टू दी फार्मर्स।
अब फार्मर्स को जो कमर्शियल आउटलुक जो कि ब्रिटिश रूल के द्वारा सिखाया गया था, जो फार्मर्स हुआ करते थे फर्स्ट टाइम में, यानी कि 1951 में जो फार्मर्स हुआ करते थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग किया करते थे। ओनली जो भी प्रोड्यूस करते थे वो खुद के लिए प्रोड्यूस करते थे, यानी कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश रूल था, उसने हमें ये सिखाया कि किस तरह फार्मिंग यानी कि जो क्रॉप्स होती है उनको सेल किया जाए मार्केट में, वो भी किसके द्वारा, कमर्शियल आउटलुक टू दी फार्मर्स दिया गया। नेक्स्ट है न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें सिखाया था कि हम दूसरों को किस तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह दूसरे जो इंसान हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं अपनी जो भी वर्क कर रहे हैं हम। जैसे कि हमने मान लीजिए जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जो भी वर्क हुआ करते थे छोटे मोटे काम, उनमें क्या करता था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हुआ करती थी उन्हें फार्मर्स को प्रोवाइड किया करते थे। इसीलिए जो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो ब्रिटिश रूल ने हमें करना सिखाया। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। जो फेमाइंस है उन पे कंट्रोल कैसे किया जाए, यानी कि फेमाइंस का अगर हम मतलब बताएं तो फेमाइंस मतलब जो भी अकाल पड़ते थे जो कि पुराने टाइम में 1951 में, जैसे कि जो क्रॉप्स के लिए लैंड हुआ करती थी वो सूख जाया करती थी, फर्टिलिटी लॉस कर देती थी। लेकिन अब जो ब्रिटिश रूल था उसने हमें सिखाया कि किस तरह जो फेमाइंस आते हैं उनको कंट्रोल किया जाए और किस तरह हम उनसे भी जिंदा रह सके। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, कि एक ऐसा कोई वैल्यू लाना या ऐसी कोई चीज़ लाना जिससे हम क्या करें, किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सके, कुछ भी चीज़ खरीद सके। इसमें क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो मनी का इंट्रोडक्शन किया। इससे क्या हुआ, इससे जो भी चीज़ थी वो हम आसानी से खरीद सकते थे। उससे जो पहले का टाइम था उसमें क्या होता था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चला करता था, जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली भी जिसको हम कहते हैं, उसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे दी जाती थी। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनने हमें सिखाया कि मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कैसे किया जाए, क्योंकि जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है वो कई जगह फेल हो जाया करता था। जैसे मान लीजिए हमें जो चीज़ चाहिए वो आपके पास नहीं है, लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए वो हमारे पास है, तो इससे क्या होता था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है वो फेल हो जाता था। लास्ट जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट टॉपिक में ही बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था, लेकिन जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने खुद के लिए किया था, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट होता था इंडिया से रॉ मटेरियल, उसे इंडिया से ब्रिटेन भेजा जाता था, वो भी किससे, रेलवेज के द्वारा, और इम्पोर्ट किया जाता था जो भी ब्रिटेन के फिनिश गुड्स हुआ करते थे वो इंडिया में। तो ये भी क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज जो है वो सबसे बढ़िया जो हमारे लिए था वो इंट्रोडक्शन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए इम्पैक्ट दिया था, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव साबित हुआ आने वाले टाइम में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सारे पॉइंट्स। कॉमर्शियल आउटलुक दिया था फार्मर्स को, नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी थी, नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ फेमाइंस की किस तरह फेमाइंस पे हम कंट्रोल कर सके, नेक्स्ट मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की कोई ऐसी वैल्यू दे दी जिससे क्या हुआ, हम आसानी से किसी भी चीज़ का एक्सचेंज कर सके, कुछ भी चीज़ खरीद सके, बेच सके। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, यानी कि रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ कि कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग SR Academy ऑफ कॉमर्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।